वेरी वार्म वेलकम टू योगीराम पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम स्वागत करते हैं उमेश यादव जी का, जो एक प्रतिष्ठित एजुकेटर और समाज सेवी हैं। राजस्थान के उमेश यादव जी ने शिक्षा, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में अपनी अनूठी पहचान बनाई। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के वरिष्ठ व्याख्याता के रूप में कार्यरत वे शिक्षा को रोचक और सहज बनाने के लिए नवीनतम तरीकों का समावेश करते हैं। उनके प्रयासों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है, जिसमें बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर और ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड शामिल है। समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण में उनकी सक्रिय भूमिका और प्रधानमंत्री कार्यालय से शुभकामनाओं का पत्र ने उन्हें एक प्रेरणा स्रोत बना दिया। आइए उनके अद्वितीय योगदान और विचारों को सुने और समझे कि कैसे वे शिक्षा और समाज सेवा के समन्वय से सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। आज हम सर से बात करने वाले हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, अंक ज्योतिष, मोबाइल ज्योतिष, रेकी हीलिंग, वास्तु के बारे में। वेरी वार्म वेलकम उमेश सर, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, स्टार्टिंग द पॉडकास्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द बेसिक वन, व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? सर, आपके हिसाब से न्यूमरोलॉजी क्या है और कितनी महत्वपूर्ण है? सर, इसके बारे में प्लीज बताएं। न्यूमरोलॉजी क्या है कि ये एक प्राचीन विधा है। इसमें अंकों के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसकी जीवन की दिशा और उसके भविष्य के बारे में अध्ययन कर और उसका विश्लेषण किया जाता है, और उसके जीवन की पूरी विश्लेषणात्मक अध्ययन करके उसके जीवन की दिशा के बारे में, उसको क्या दिशा रहेगी, उसका पूरा विश्लेषण करके और फिर उसको दिशा में बढ़ने के लिए उसके प्रयासों के लिए उपाय बताए जाते हैं कि किस तरह सकारात्मक रूप से आप आगे बढ़ सकते हैं। सर, इसी से आगे का सवाल पूछना चाहूंगा मैं, तो क्या क्या वो मुख्य नंबर होते हैं न्यूमरोलॉजी में, और कैसे जो बहुत बार बोला जाता है मूलांक बोला जाता है या मास्टर नंबर बोला जाता है, सर इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए। देखिए, जो अंक शास्त्र है न्यूमरोलॉजी में, मुख्य नंबर 1 से 9 तक होते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण नंबर जैसे 11, 22 और 33 होते हैं, जिनको मास्टर नंबर बोला जाता है। 1 से 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ये बेसिक इनके नंबर होते हैं, और 3 ये मास्टर नंबर होते हैं जो मैंने बताया, 11, 22 और 33, जो कि अपने आप में बहुत ही पावरफुल और आध्यात्मिक रूप से बहुत ही सपोर्टेड नंबर होते हैं ये। तो ये अंक शास्त्र में ये मुख्य नंबर माने जाते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलांक या भाग्यांक या मास्टर नंबर, सर ये क्या होते हैं? इसके बारे में सर प्लीज बताएं। देखिए, मूलांक क्या होता है? मूलांक जब किसी की जो कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म के साथ उसको एक जन्म दिनांक डीओबी मिलती है, तो उसमें जो जिस दिन वो जन्म लेता है उसका टोटल उसका मूलांक होता है। मान लीजिए किसी को 11 तारीख को जन्म हुआ, तो 11 जनवरी 2023 या कोई भी मान ले, तो 11 जनवरी है तो 1 + 1 2, तो उसका मूलांक हुआ 2। और जो डीओबी होती है उसका पूरी डीओबी का जब टोटल किया जाता है और उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया जाता है, वो उसका होता है भाग्यांक। और इनमें अगर कोई भी जैसे उसका भाग्यांक 22 पे, 11 पे, 33 पे आता है, तो ये माना जाता है कि उनके ये मास्टर नंबर शामिल होने के कारण उनके जीवन में पिछले कर्माज के आधार पर कुछ बहुत ही आध्यात्मिक और पावरफुल एनर्जी उनके साथ जुड़ी हुई है, जो उनके लाइफ में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट, बहुत ही बड़ी आध्यात्मिक प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि दे सकती है, ऐसा इसके अनुसार, न्यूमरोलॉजी के अनुसार माना जाता है। ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर, जैसे आपने नंबर बताया, सो कौन सा अंक सबसे शुभ माना जाता है फिर? देखिए, ये किसी भी व्यक्ति के उसके मूलांक और भाग्यांक और उसके नामांक के आधार पर ये निर्धारण होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो मैं बात करूं तो 1, 3, 5, ये 6 मुख्यतः एक बहुत ही अच्छे नंबर माने जाते हैं। कई केसों में जैसे अगर किसी को बिजनेस से संबंधित है और आर्थिक कोई बिजनेस से संबंधित है, तो उसमें 8 को भी कंसिडर किया जाता है, लेकिन 8 सबके लिए शुभ नहीं होता है, इसलिए उसको अवॉइड किया जाता है। मुख्यतः जो शुभ नंबर होते हैं वो 1, 3, 5, 6 और 9 को माना जाता है। सर, आजकल सोशल मीडिया की जब मैं बात करूं, यूट्यूब की बात करूं, इंस्टाग्राम, तो आजकल बहुत ज्यादा जो रील्स जो है
या बहुत सारे जो विद्वान हैं वो ज्यादातर मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में बताते हैं। सो क्या न्यूमरोलॉजी और जब मैं बोलूँ मोबाइल नंबर्स वो कैसे प्रभाव डालते हैं सर, इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए। सर देखिए, जैसे न्यूमरोलॉजी के बारे में मैंने बताया, इसी तरह मोबाइल न्यूमरोलॉजी यानी कि मोबाइल के जो अंक होते हैं वो हमारे जीवन में बहुत ही इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि ये इसका एक साइंटिफिक लॉजिक होता है। जो मोबाइल नंबर रहते हैं उनके जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो उसमें एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन क्या करता है, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन होती है। और ये साइंस में ये माना जाता है कि कोई भी मॉलिक्यूल होता है जो वो गति करता है उसमें ऊर्जा आती है, वो कंपन से वाइब्रेशन से आती है। तो ये मोबाइल में जो अंक होते हैं वो भी क्या है, वाइब्रेशन जनरेट करते हैं। अगर हमारे मोबाइल नंबर में जो 10 डिजिट होती है उसमें कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं अलग अलग, और उन कॉम्बिनेशन में ये देखा जाता है कि इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन बैड है, कौन सा गुड है। अगर वो कॉम्बिनेशन आपके मोबाइल में गुड है तो आपको क्या है कि जो उसकी वाइब्रेशन मिलेगी, गुड वाइब्रेशन मिलेगी। गुड वाइब्रेशन वाइब्रेशन क्या करती है, एनर्जी जनरेट करती है। तो आपको, आपकी बॉडी को, आपके ओरा को सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी तो हमें जो परिणाम मिलेंगे वो भी सकारात्मक मिलते हैं। इसलिए ये कहा जाता है, और मोबाइल न्यूमरोलॉजी से पूरा आपके मोबाइल के आधार पर एनालिसिस करके आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में विश्लेषण करके, फाइंड आउट करके बताया जा सकता है कि आपके साथ साथ ये तो अच्छे घटनाएं हो रही है और ये बुरी घटना हो सकती है। अगर लगातार आप इनमें जो कॉम्बिनेशन अगर बैड हुए और उन बैड कॉम्बिनेशन की वजह से ये डिजीज आ सकती है, आपको ये समस्याएं आ सकती है। इसके बारे में एनालिसिस मोबाइल से आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि जब वैदिक पद्धति थी उस समय मोबाइल नहीं थे। तो ये आधुनिक मॉडर्न जो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट में आता है कि मोबाइल के आधार पर व्यक्ति की सारी उसकी स्वास्थ्य संबंधी स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति, उसके रिलेशनशिप को मात्र मोबाइल के नंबर के आधार पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्रेट 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 सर, फिर एक और नया सवाल आता है कि कौन सा नंबर सबसे ऑस्पिशियस है, कौन सा मोबाइल नंबर शुभ माना जाता है। देखिए, ये मैंने पहले बताया है कि वो उसके व्यक्ति के मूलांक और भाग्यांक के अनुसार देखा जाता है कि उसके मूलांक और भाग्यांक किस तरह के हैं। उनसे तीन चीज होती है, एक मूलांक, भाग्यांक और नामांक। इन तीनों में उसके साथ अब मॉडर्न उसमें मोबाइल भी जुड़ गया, तो उनमें जो अंक है और ये मोबाइल का जो टोटल करके हम जो उसका मूलांक यानी कि टोटल निकालते हैं सभी अंकों का 10 डिजिट का, वो उनसे रिलेट होना चाहिए। अगर वो रिलेट है, मित्रवत है, तो आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। अगर उनमें कॉन्फ्लिक्ट है, विरोधाभास है, तो जीवन में संघर्ष की स्थिति बनती है। वैसे बात करें कि मोबाइल नंबर किस तरह के शुभ है, तो अगर उनका टोटल 1, 3, 6 पे है तो वो जो मोबाइल नंबर है प्राइमरी रूप से हम सही मानते हैं। लेकिन इसके लिए और भी बहुत सारे हैं जो कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं, उसमें अलग अलग वो फाइंड आउट करके उनको मिलाना पड़ता है, मात्र टोटल से ही नहीं। लेकिन प्राइमरी रूप से देखा जाए तो 1, 3, 6 और साथ में अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड है तो 5 भी बहुत शुभ अंकों के रूप में माना जाता है। और इस अंकों पर अगर मोबाइल नंबर का टोटल आता है तो वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर अभी जैसे आपने बताया कि गलत मोबाइल नंबर से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, तो क्या क्या वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं सर, इसके बारे में भी प्लीज बताइए। देखिए, मोबाइल में अगर बैड वाइब्रेशन वाला कॉम्बिनेशन है तो उसमें प्रत्येक कॉम्बिनेशन के लिए, चाहे वो हेल्थ से हो, वेल्थ से हो, या किसी रिलेशनशिप से हो, डिजीज से हो, सारी चीजें उससे फाइंड आउट होती है। अब मान लीजिए मैं एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ, अगर किसी के मोबाइल नंबर में 61 या 16 है तो उसके स्पाउस को हेल्थ इशू देखने को मिलेंगे। आप किसी नंबर में, किसी के मोबाइल नंबर में आप देखिए और उससे फिर आप पूछिए कि ऐसा, तो अगर वो लंबे समय तक उसको यूज कर रहा है, उसकी वाइब्रेशन उसको लंबे समय से मिल रही है, तो उसके स्पाउस को हेल्थ इशू मिलेंगे, उसको भी हेल्थ इशू की संभावना मिलेगी। इसी तरह अलग अलग कॉम्बिनेशन, इकोनॉमिक कंडीशन की बात की जाए तो उसके लिए भी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन रहता है। अगर वो कॉम्बिनेशन उसमें है तो उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन है वो अच्छी रहेगी, और अगर इसके विपरीत जो कॉम्बिनेशन है वो रहता है तो उसकी वाइब्रेशन कंटिन्यू मिलेगी, तो बैड इफेक्ट आएंगे और वो चीजें
उसकी कमजोर हो जाती है। सर मैं एक बार फिर से एक और पूछना चाहूंगा पॉजिटिव क्वेश्चन के साथ, क्या मोबाइल नंबर से भाग्य बदल जाएगा? देखिए, मोबाइल नंबर से क्या है कि जब आप पॉजिटिव जो उसमें गुड कॉम्बिनेशन वाले मोबाइल को लंबे समय तक यूज करेंगे तो आपका, चाहे वो आपके संपर्क में रहेगा तो आपके बॉडी को, आपके ऑरा को और ओवरऑल आपके सराउंडिंग को इफेक्ट करेगा और उसमें सकारात्मकता लाएगा। और जब इस सराउंडिंग में, ऑरा में, बॉडी में सकारात्मकता आएगी तो अपने आप स्वाभाविक है कि आपके भाग्य में परिवर्तन होगा। और यही चीज अगर विपरीत हो जाती, नेगेटिव होता है, तो अपने आप इसका विपरीत परिणाम देखने को मिलेगा। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि अगर मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशन गुड है तो आपका सकारात्मकता से भाग्य अवश्य परिवर्तित हो सकता है। सर मैं और थोड़ा सा टेक्निकल सवाल पूछना चाहूंगा। हम जब भी मोबाइल नंबर लेते हैं या ये कहूं कि हमें मोबाइल नंबर मिलते हैं, सो ऑलरेडी जो चुने हुए नंबर ले लीजिए उसमें इतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है, तो जिनके पास ऑलरेडी मोबाइल हैं वो कैसे उसमें इम्प्रोवाइज या जो इफेक्ट है, गुड इफेक्ट बढ़ा सकते हैं या बैड इफेक्ट कम कर सकते हैं, या मैं बोलूं कि कैसे राइट मोबाइल नंबर लिया जा सकता है, इसके बारे में सर आप कैसे हेल्प करते हैं वो भी सर प्लीज बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। इसमें क्या है कि हम मोस्टली क्या करते हैं, जिन लोगों के पास हैं हम जाते हैं रैंडमली वैसे ही मोबाइल नंबर ले लेते हैं और उसमें रैंडमली जब आता है तो मेरे अब तक जो कंसल्टेशन मैंने की है उनमें देखने को 20 से भी कम परसेंटेज ऐसे मिले हैं जिनमें अकस्मात ही कोई मतलब 9 कॉम्बिनेशन बनते हैं उसमें से 5 तक पॉजिटिव पाए गए हैं। नहीं तो क्योंकि रैंडमली लिए जाते हैं तो उनमें नेगेटिव जो कॉम्बिनेशन है सबसे ज्यादा मिले हैं और वो समस्या। तो इनके लिए क्या है कि जैसे अब आपने पूछा कि कैसे कम कर सकते हैं, एक तो ये है कि अगर आपके पास वो नंबर है और उसके प्रभाव को हमें कम करना है बिना नंबर बदले, तो एक उपाय इसका ये हो सकता है कि उसकी, क्योंकि ये साइंटिफिकली लॉजिक है कि वाइब्रेशन बैड जनरेट होगी तो आपकी बॉडी को इफेक्ट करेगी। जिस तरह से अब इसमें है तो उसको क्या करे कि जो नंबर है उसको कम से कम यूज करे, यानी कि इनकमिंग के लिए रखे, आउटगोइंग उससे नहीं करे। तो जितना कम वाइब्रेशन जनरेट होगी उतना ही इफेक्ट कम आएगा, चाहे वो बॉडी पे हो चाहे अपने ओरा पे हो, ओवरऑल उस पर कम इफेक्ट आएगा तो उसके प्रभाव कम देखने को मिलेंगे। लेकिन ये है कि मैं जब भी क्लाइंट को कहता हूं कि जब भी समय मिले ये कम होगा, लेकिन अगर उसमें बहुत ज्यादा कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो क्रोनिकल डिजीज वाले होते हैं तो मैं उनको अवॉइड करने की सलाह देता हूं। लेकिन क्या अचानक हम नंबर को बदल नहीं सकते क्योंकि सब कहीं वो दिए होते हैं, तो ये कर सकते हैं कि उनको इनकमिंग के लिए रखें, कम से कम वाइब्रेशन जनरेट हो, ऐसे उपाय करें। यानी कि उससे कॉल करने के लिए हम या तो किसी से कंसल्ट करके एक अच्छा नंबर ले सकते हैं या क्या है कि उस थोड़ा जो बताया गया है कि अच्छे कॉम्बिनेशन पे जैसे 1 3 6 वाले ऐसे हैं उन पे लें। और अगर जो बताते हैं कि भाई इसमें ये बेड है तो वो ये भी बताएगा कि कितने स्तर का बेड है, तो उसमें बेड वाइब्रेशन है तो उसको इनकमिंग के लिए रखें। और एक नॉर्मल कहीं से भी आपको पता लग सकता है, आजकल इतने प्लेटफॉर्म है जिनसे नॉर्मली प्राइमरी रूप से आप एक ठीक ले सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि उनमें यूट्यूब हो चाहे जो खुले प्लेटफॉर्म है उन पे प्राइमरी नॉलेज दी जाती है। तो ये है कि जब भी समय मिले तो उस नंबर को, अगर उसमें क्रोनिकल डिजीज जैसे कॉम्बिनेशन है तो उसको अवश्य बदल लेना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जीवन है तो सारी चीजें हैं तो इसको समय रहते कर सकते हैं। उससे पहले का उपाय ये है कि आप उसको इनकमिंग के लिए रखें ताकि वाइब्रेशन कम से कम जनरेट हो और उसमें बैड वाइब्रेशन का प्रभाव कम से कम देखने को मिले। ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ज्योतिषी जी। और मैं बोलूं कैरियर। सो कैन हॉरोस्कोप डिटरमाइन वेदर वन विल गेट जॉब या उसको बिजनेस करना चाहिए? सर इसके बारे में बताइए, नौकरी या व्यवसाय। बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी जातक रहते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि उनके लिए नौकरी ही ठीक है, बिजनेस नहीं, या बिजनेस कैसे करें। तो क्या जो कुंडली है इससे सटीक ढंग से पता लगाया जा सकता है और ये कैसे मदद करती है, इसके बारे में सर प्लीज बताइए। जी, इसमें कुंडली से उसके भावों को देखकर ये सटीकता से अनुमान लगाया जा सकता है कि इसको किस फील्ड में जाना चाहिए, इसको गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए या कोई व्यवसाय करना चाहिए। अगर किसी के 2 7 10 और 11 भाव स्ट्रॉन्ग है, यानी कि उसमें जो 2 तरह के प्लेनेट होते हैं, एक मेलेफिक प्लेनेट होते हैं, एक गुड इफेक्ट देने वाले,
तो अगर उसमें अच्छे एनर्जी वाले प्लेनेट हैं तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, वो किसी अपने बिजनेस में जा सकता है। और अगर किसी के जो भाव की बात करें हम 6, 10 और 11 भाव में अच्छे प्लेनेट बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी के विषय में विचार करना चाहिए, उस फील्ड की तरफ अपने जो एफर्ट्स है उसका प्रयोग करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे हैं, ये प्राइमरी बहुत सारे ऐसे हैं जिनका बहुत ही सटीकता से हम ये पता लगा सकते हैं कि आपका किस फील्ड में स्कोप है, किस में जाना चाहिए। ये एस्ट्रो में बहुत ही आसानी से हम पता लगा सकते हैं और अपने जीवन को संवार सकते हैं। सर मैं थोड़ा सा और आगे और टेक्निकल सवाल पूछना चाहूंगा और जी बिजनेस सर। रिलेटेड पूछना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे आजकल स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आजकल बिजनेस की तरफ रुझान ज्यादा है। सो कौन से वो ग्रह हैं व्यवसाय में सफलता दिलाते हैं? सर इसके बारे में सर प्लीज डिटेल में बताएं। देखिए, व्यवसाय में सफलता के लिए जो महत्वपूर्ण प्लेनेट है, ग्रह है, वो बुध है, शनि है और शुक्र है। इन प्लेनेट्स को अगर बुध आपकी कुंडली में मजबूत है, स्थिति में है, तो डेफिनेटली आपको बिजनेस माइंडेड बनाता है और बिजनेस के लिए आपको नए नए व्यू और आपके माइंड में आएंगे और आप उसमें बिजनेस में सफल होंगे। तो किसी के भी अगर बुध प्लेनेट बहुत मजबूत स्थिति में है तो उसको डेफिनेटली बिजनेस की तरफ अग्रसर होना चाहिए, उसको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ठीक। सर मैं एक और सवाल लेना चाहूंगा। मार्च और आजकल बहुत सारे ऐसे रील्स आ रही हैं जिसपे अभी ट्रांजिशंस और ये सारे बता रहे हैं प्लैनेट्स के बारे में, जैसे आपने भी बताया, ग्रह के बारे में बताया अभी। सो सर इसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या सुझाव है सर, ये भी प्लीज बताइए। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा भी होता है कि प्राइमरी रूप से वो करते भ्रांतियां एस्ट्रो में लोगों को थोड़ा सा इसमें अब मॉडर्न उसमें फेथ कम होने का जो विषय है उसमें ये है कि बिना किसी एनालिसिस के ही हम ये कोई भी व्यक्ति ये कह देता है कि भाई इसमें शनि की 7.5 है, ये राहु का प्रभाव है और उसका एनालिसिस। जबकि मेरा मानना ये है कि प्लेनेट जो कुंडली में ग्रहों की स्थिति है उसके साथ साथ हमारा नाम, हमारा मोबाइल नंबर, ये इनका एनालिसिस भी जरूरी है। आजकल वैदिक के जो उपाय बताए जा रहे हैं उनके बाद पश्चात जातक को क्या है कि फायदा नहीं मिल रहा। उसके पीछे रीजन ये है कि हमें क्या है कि हम एक पक्ष को देख के चल रहे हैं, उसका जो कुंडली में जो स्थिति है वही। लेकिन कुंडली ये माना जाता है कि हमारे पिछले जन्म के कर्माज के आधार पर हमें प्लेनेट्स की स्थितियां मिली है, उसके साथ हमने जो नाम है हमने खुद रखा। अगर वो नामांक जिस नाम है वो अगर विपरीत उसमें है, उसकी वाइब्रेशन भी बहुत महत्वपूर्ण रहती है, तो उस वो समस्या उत्पन्न करती है। तो मेरा मानना यह है कि सभी चीजें जो उस व्यक्ति से जुड़ी हुई है कुंडली के साथ साथ उसका नाम है, उसका मूलांक है, उसका भाग्यांक है, उसके साइन है, इन सभी पर एनालिसिस करके और रेमेडी दी जाए तो निश्चित रूप से उनको बेहतर परिणाम प्राप्त होता है। लेकिन आजकल क्या है कि बस जो विशेष ये है कि 2 प्लेनेट जिनको क्रू ग्रह माना जाता है उनके बारे में बता दिया जाता है कि ये है इनके उपाय। जबकि अगर सभी इन चीजों को जो मैंने बताया इन पे एनालिसिस करके रेमेडी जब प्रॉपर दी जाए तो निश्चित रूप से उसको जातक को बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। सर इसी से कनेक्टेड जैसे आपने बताया कि प्लैनेट्स के बारे में, तो क्या ग्रहों की दिशा कैरियर पर प्रभाव डालती है फिर? और जो अभी जो ग्रहों की दिशाएं जो बदल रही हैं, तो इससे क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं या आएंगे? डेफिनेटली प्लेनेट्स क्या है कि ओवरऑल व्यक्ति को ही नहीं, जो इस ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। और जैसे ही उनके जो पॉजिटिव ग्रह हैं उनकी स्थिति आती, बताया जाता है कि जब जब शनि के, सबसे मैंने बताया राहु और शनि 2 ये प्लेनेट क्रू माने जाते हैं, और इन्हीं की जब अंतरदशा और महादशा का प्रभाव होता है तो इनके जैसे शनि की ढैया है, 7.5 है, इनमें कैरियर से संबंधित अड़चने आती है। तो इस समय ये कहा जाता है कि जब किसी जातक पर शनि की महादशा हो, उसकी 7.5 हो, ढैया हो, तो उसमें उनको एक न्याय संगत कार्य करते हुए आगे बढ़ना चाहिए ताकि उनको बेहतर परिणाम प्राप्त हो सके। अन्यथा इसमें उनके कैरियर से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित अड़चने, स्ट्रगल देखने को मिल सकते हैं। सर मैं दूसरा सवाल लेना चाहूंगा, और ये भी बहुत सारे लोग ये सवाल उनका होगा और इसके जवाब के लिए वो वेट भी कर रहे होंगे और डेफिनेटली इसको पॉज करके एक बार फिर से भी सुनेंगे। वो क्या क्या ऐसी रेमेडीज हैं उनके लिए? 2 लोग, एक जो कैरियर में ग्रोथ चाहते हैं, नई नौकरियां पाना चाहते हैं, और जो बिजनेस
और बिजनेस में ग्रोथ लाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल ये दोनों पक्ष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो ऑप्शंस हैं सर, इसके बारे में प्लीज डिटेल में सर बताइए। देखिए, आज के टाइम की करियर से रिलेटेड सबसे बड़ी समस्या है, तो इसके लिए हमें आध्यात्मिकता का जो पक्ष है, बहुत ही सिंपल उपाय मैं बताने वाला हूँ। उसमें क्या करना है कि कोई भी जिसको करियर से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उनको सूर्य भगवान को सुबह जल अर्पित करना चाहिए। बहुत से जातक ये कहते हैं साहब हम कर रहे हैं, लेकिन उसका तरीका प्रॉपर होना चाहिए। तरीका क्या है उसका, कि सूर्य को जल अर्पित ये नहीं कि किसी भी समय कर दिया जाए, ये तो क्या होगा, एक फॉर्मेलिटी है। उसका सही तरीका ये है कि सूर्य उदय के आधे घंटे के अंदर आप सूर्य को जल अर्पित करें, उसमें जो लाल फूल डालें या जो कुमकुम है वो डालें और अक्षत डालें, और कंटिन्यू आप सूर्य को जल देंगे तो आपके जो कैरियर से संबंधित समस्याएं हैं उनका निश्चित रूप से समाधान आपको देखने का मिलेगा। और सबसे सिंपल रेमेडी है इसमें। और आगे बढ़ते जाते हैं तो अलग अलग तरह की उत्तरोत्तर रेमेडी देखने को मिलती है, लेकिन ये बहुत ही सटीक और सरल रेमेडी है जो कैरियर को लेकर करेंगे तो उनको बहुत बहुत ही बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। दूसरा, जो कैरियर से स्टूडेंट है जिनको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, जो कॉपर का पात्र है उसका जो जल है उसका सेवन करना चाहिए, जो कि बुद्ध को अपने आप में मजबूत बनाता है और उसको जो कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन को, पावर को मजबूत करता है। तो जब ये चीजें रिलेट होती है, आपस में मजबूत होती है, तो अपने आप ही क्या है बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बिजनेस क्लास के लिए भी जैसे मैंने ये बताया, बुद्ध के सिंपल रेमेडी कोई भी आप कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको बताता हूँ। बिजनेस वाले जो पर्सन हैं उनको एक तो ये रिकमेंड करेंगे, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी ये है कि बुद्ध अगर किसी का कमजोर है तो वो हरे जो मूंग की दाल है वो गायों को खिलाए, हरा चारा खिलाए। दूसरा, वो स्टोन अपने किसी जो जेम्स स्टोन आते हैं वो किसी जानकार से, ज्योतिष से सलाह लेकर उसको वेयर करे, क्योंकि बुद्ध को मजबूत करने का वो भी साइंटिफिक रीजन है कि किसी के भी जैसे कोई प्लेनेट कमजोर है तो उससे संबंधित वो प्लेनेट में केमिकल्स जब आपकी बॉडी से संपर्क में रहेंगे तो वो उसमें इंक्लूड होंगे तो उसमें केमिकल जैसे रिएक्शन बताते हैं ना, वो होगी और उससे वो प्लेनेट को केमिकल एनर्जी मिलेगी और वो बूस्टअप होगा। और जब बुद्ध मजबूत होगा तो बुद्ध अपने आप को व्यापारिक जो स्थिति मैंने अभी पहले बताया था उसके लिए बहुत ही पावरफुल प्लेनेट होता है। तो बुद्ध को मजबूत करने की ये दो रेमेडी में से आसानी से सबसे सरल भी है और दूसरे तरह की भी, दोनों में से कोई भी उपाय कर सकते हैं, बेहतर परिणाम मिलेंगे। सर, और एक मैं नेक्स्ट सवाल लेना चाहूंगा कि क्या विदेश में नौकरी के योग कुंडली से पता चल सकते हैं? जैसे विदेश में नौकरी की बात करें तो अगर किसी जातक के 9वें और 12वें भाव में जो प्लेनेट बैठे हुए हैं वो बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं, तो उसके बहुत ही पावरफुल योग बनते हैं कि वो विदेश यात्रा के योग बनते हैं उनके। साथ ही उसके राहु और शनि 10वें भाव में बैठे हो और गुरु उनको दृष्ट कर रहा हो तो डेफिनेटली उनके विदेश यात्रा के बहुत प्रबल योग होते हैं। सर, जैसे आपने बताया जेमस्टोन के बारे में, कौन से वो जेमस्टोन और कौन से ग्रह को मजबूत करते हैं सर, इसके बारे में भी सर प्लीज बताइए। देखिए, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए पर्टिकुलर जेमस्टोन रिकमेंड किया जाता है, लेकिन जो कॉमनली बात की जाती है, जैसे सूर्य किसी का कमजोर है उसको मजबूत करने के लिए वो माणिक का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, जैसे व्यापार के लिए हमने बुद्ध का बताया था, तो बुद्ध के लिए वो पन्ना का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि इसके लिए जातक को अपनी कुंडली का एनालिसिस कराकर उसके पश्चात ही जो उनके लिए सुटेबल जेम्स स्टोन है उसका उपयोग करें तो बेहतर परिणाम प्राप्त हो। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जब मैं बात करूं विवाह और पारिवारिक जीवन की, तो ये भी आजकल एक बहुत बड़ी, इसमें भी कभी कभी आगे प्रॉब्लम्स आती हैं और कभी कभी मिलान में भी इश्यूज आते हैं। सो व्हाट रेमेडीज कैन बी डन इफ देयर इज डिले इन मैरिज? बहुत बार ऐसा देखा गया है कि विवाह में देरी होती है, मेल फीमेल, जब मैं दोनों बच्चों की जब बात करूं तो सर क्या क्या ऐसी रेमेडीज हैं सर, प्लीज बताइए। देखिए सर, आज के समय की ये बहुत ही बड़ी समस्या है कि विवाह में विलंब होना, दूसरा विवाह के पश्चात रिलेशनशिप में इश्यूज। तो इसके लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण रेमेडियां बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि विवाह
करते समय जो उनकी है आजकल बहुत इजी वे में हो जाता है, कुंडली मिलान है उनका, ये सारा तो पहले से किया जाता रहता है। लेकिन मेरा मानना है कि आप कुंडली के साथ साथ उन दोनों जो उस रिलेशनशिप में बनने वाले हैं उनके लिए उनका नामांक, उनका मूलांक, उनका भाग्यांक, उनकी न्यूमरोलॉजी के आधार पर भी एनालिसिस किया जाना जरूरी है। क्योंकि जो कहते हैं कि गण गुण मिलान कर लिए, लेकिन गुण मिलान तो वैदिक के हिसाब से कर लिए जाते हैं, लेकिन जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो नामांक और भाग्यांक और उनका जो मूलांक है उनका जो मिलान नहीं किए जाने के कारण काफी विरोधाभास की स्थिति होती है और दोनों वो है आगे चल के समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ सामान्य रेमेडी है। अगर विवाह के पश्चात किसी के रिलेशनशिप में समस्या आती है तो उनको क्या करना चाहिए, आप उनका जो बेडरूम है उसमें जो डरावनी तस्वीरें या जो अलग तरह की तस्वीरें उनका उपयोग नहीं करें। एक शांत स्वभाव वाले या राधा कृष्ण जी की तस्वीर अपने बेडरूम में लगाए। और जिनका विवाह में विलम्ब हो रहा है उनको सबसे पहले अगर मांगलिक है तो मंगल के उपाय करें और हनुमान जी की जिस तरह भी सामान्य हो है वो पूजा पाठ वो कर सकते हैं। दूसरा, शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करें, शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए उनको। और जो केले का वृक्ष है, केले का जो पेड़ होता है उसकी पूजा करनी चाहिए। इन्हें ये सिंपल उपाय है जिनको करके वो अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं और उनके जीवन में जो ये विवाह में विलम्ब आ रहा है या विवाह के पश्चात रिलेशन संबंधी इश्यूज आ रहे हैं इनको खत्म किया जा सकता है। ग्रेट सर, ग्रेट सर। मैं नेक्स्ट सवाल लेना चाहूंगा बच्चों के लिए। अभी बोर्ड्स के एग्जाम भी चल रहे हैं और 12वीं के भी एग्जाम चल रहे हैं। सो क्या बच्चों की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्ति के लिए ज्योतिषी में क्या क्या उपाय हैं सर? देखिए सर, इसी विषय में मैं अध्ययन भी कर रहा हूँ कि शिक्षा से ज्योतिष को किस तरह जोड़ा जाए और ज्योतिष का शिक्षा में योगदान। मेरा पहले आर्टिकल भी इस पे आया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो बच्चा है जब वो स्टडी करता है तो उसके लिए सबसे पहले उसके मूलांक और भाग्यांक के अनुसार उसकी फेवरेट जो जोन है, वास्तु की बात करें तो उनके लिए कौन सा फेवरेट जोन है वो फाइंड आउट करा सकते हैं। या नॉर्मली हमारे अन्य उस पर भी हम बताते रहते हैं तो किस तरह वो निकालते हैं, तो वो डायरेक्शन फाइंड आउट करके उसकी टेबल को वहां पे लगाया जाए। क्योंकि जब वो फेवरेट डायरेक्शन में बैठ के स्टडी करेगा तो उसकी जो एनर्जी है वो उसको उसका फ्लो उसी उसमें होगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। लेकिन अगर उसका दिशा तो मूलांक और भाग्यांक के अनुसार दूसरी और वो दूसरे जोन में बैठा है तो वो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न करेगा और वो बार बार डिस्टर्ब होगा। जैसे अगर किसी नॉर्थ वेस्ट जोन में कोई बालक बैठ के पढ़ेगा तो वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, कोई भी हो तो स्टेबल नहीं हो पाएगा, बार बार डिस्टर्ब होगा। तो इस जोन में कभी भी स्टेबिलिटी टेबल नहीं लगानी चाहिए। अगर जिसका जोन ये आता है तो उसको हम ये कहते हैं कि उस तरफ वो फेस करके बैठे, लेकिन उस जोन में नहीं बैठे, क्योंकि ये अनस्टेबिलिटी का जोन रहता है। दूसरी बात, अगर बच्चे को कई बार ये रहता है कि वो मेहनत बहुत करता है लेकिन जब अंकों की बात आती, मार्क्स की बात आती तो बहुत कम आते हैं, तो इसके लिए बहुत ही पावरफुल और सटीक रेमेडी, क्योंकि ये स्टूडेंट ही जो विद्यार्थी हमारे देश का भविष्य है उनके लिए मैं ये महत्वपूर्ण रेमेडी देने वाला हूँ कि जो भी बच्चा है स्टडी करता है उसके अच्छे नंबर आए। इसके लिए उसकी कुंडली के जो 5वें भाव में जो राशि बैठी हुई है उसका यंत्र अगर उसको पहनाया जाए तो उसके नंबर जो आते हैं उसका परिणाम है वो बहुत ही बेहतर आएगा, बहुत ही शानदार। क्योंकि बच्चा मेहनत प्रत्येक बच्चा करता है और कई बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, परिणाम बहुत कम आते हैं। तो उस तरह की स्थिति से निजात इस उपाय से 100% मिलेगा। ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर आपने काफी सारी चीजें बताई। मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा। बच्चों के साथ एक और समस्या आती है और यस आजकल ये देखने को मिलता है, वो फोकस नहीं कर पाते स्टडीज पे। तो वो फोकस या कंसंट्रेशन के लिए सर कुछ टिप्स हैं? देखिए, फोकस और कंसंट्रेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक तो जो तांबे का जो छेद वाला सिक्का आता है उसको ग्रीन जो धागा है उसमें डाल के बुधवार के दिन बच्चे को पहनाए। दूसरा, मैंने पहले बताया था कि जो तांबे का पात्र है उसमें रखा हुआ जल बच्चे को दिन में कम से कम 2-3 बार अवश्य पिलाए। और हो सके तो आजकल कॉपर की बोतल भी आती है उनका उपयोग करें। लेकिन एक विशेष ध्यान ये रखें, कई लोग क्या करते हैं जब ये रेमेडी दी जाती है ना, यूट्यूब या किसी से देख लिया सब कॉपर के इसमें रखना, तो वो प्रॉपर मटकी ही रख लेते हैं, कंटिन्यू उससे करते हैं। क्योंकि ये एक आयुर्वेद से भी रिलेटेड ये है, तो किसी भी चीज में
बीच में डिस्कनेक्ट होना जरूरी है, कंटिन्यू नहीं, उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। तो ये बीच बीच में उसको ये पिलाए तो उसका कंसंट्रेशन होगा। दूसरा क्या करे, उसको जब भी टाइम मिले, हालांकि स्टूडेंट के पास बहुत कम टाइम रहता है, जब भी टाइम मिले तो गायत्री मंत्र का 21 बार जाप अवश्य करें, और फिर देखो बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। कंसंट्रेशन इतनी मजबूत रहेगी, उसका पढ़ाई में ध्यान लगेगा और बहुत ही बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। ग्रेट सर, ग्रेट सर। आपने बहुत सारे रेमेडीज बताई, और भी कुछ ऐसी रेमेडीज हैं, जनरल रेमेडीज हैं जो लोग यूज कर सकते हैं आज के टाइम पे या आज की सिचुएशंस की? सर इसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए सर, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या जो सामाजिक रूप से देखने को मिलती है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की है, जिसमें चाहे आज की भागम भाग जिंदगी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेनली जब हम एस्ट्रो के हिसाब से बात करते हैं तो उसमें प्लेनेट की स्थिति के कारण नरक योग की स्थिति बनती है, जिसके कारण ये होता है जब शनि की दृष्टि मंगल और शुक्र पे पड़ती है तो ये दोष उत्पन्न होता है, जिसके कारण जातक के क्या होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की संभावना बनती है और ये नरक जैसी स्थिति उत्पन्न कर देता है। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि इन संबंधों के कारण एक दूसरे की हत्या तक की स्थिति आ जाती है। तो आज के समय की महत्वपूर्ण समस्या देखते हुए मैं इसके संबंध में एक विशेष रेमेडी देने वाला हूँ। उसमें क्या करना है कि अगर किसी के साथ ये स्थिति है तो उसको क्या करना है, एक जो अनार आता है, अनार को लेकर उसको छील के उसके जो बीज रहते हैं उनको अलग कर दिया, और वो एक ही अनार का पूरे छिलके के 84 टुकड़े करके एक स्टील के जो बाउल है, कटोरी है, उसमें रख के दूध डालकर, और उसको जो जातक है वो अपने सिरहाने यानी कि नीचे बेड है या कोई भी उसके नीचे रख के शाम को सो जाए, और सुबह उसको कटोरी में जो रखा हुआ मटेरियल है उसको किसी मंदिर में, जहां पर मंदिर में पीपल का पेड़ हो वहां सुबह छोड़ आए। और ऐसी स्थिति से उसके क्या होंगे, मंगल बुध और शुक्र की जो प्लैनेट्स है उस मजबूत होंगे, और ये जो दोष उत्पन्न हो रहा है नरक योग का, और जिसके कारण एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति आती है, ये इससे समस्या से निदान मिलेगा। और जो नरक समान जो जातक की स्थिति हो जाती है उससे समस्या का समाधान उसको 100% मिलेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टफ वन, और बहुत बार इसमें जो है कॉन्ट्रडिक्शन होता है। क्या मांगलिक और मैं जो बोलूं नॉन मांगलिक की जब मैं बात करूं तो क्या इनकी शादी करनी चाहिए? क्या इससे, ऐसा करने से किसी की मृत्यु हो जाती है? और इसके पीछे क्या साइंटिफिक भी कुछ आधार हैं? सर इसके बारे में सर प्लीज डिटेल में बताइए। सर आज के समय की ये बहुत ही बड़ी समस्या है और इसमें कुछ मिथक भी है, भ्रांतियां भी है, जो वैदिक काल में कुछ लोगों द्वारा अपने व्यवसाय के लिए फैलाई गई थी। इसमें मुख्यतः क्या है कि ये जरूर है कि मांगलिक की शादी के लिए मांगलिक से ही होनी चाहिए। इसके पीछे जो पुराने समय से जो मिथक ये जोड़ा गया है कि अगर नॉन मांगलिक की शादी मांगलिक से कर दी जाती है तो एक की मृत्यु हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके पीछे साइंटिफिक जो वैज्ञानिक आधार है वो ये है कि जो मांगलिक होता है उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, क्योंकि मंगल प्लेनेट अपने आप में बहुत एनर्जी वाला होता है, क्योंकि ये सेनापति कहलाता है प्लेनेट्स में भी। तो जो मांगलिक होता है उसकी एनर्जी हाई होगी, जो नॉन मांगलिक है वो उसकी एनर्जी कम होगी प्लेनेट के हिसाब से। जब इन दोनों का विवाह किया जाता है तो जो किसी भी कारण से कोई स्थिति उत्पन्न होती है, जैसे क्रोध, मांगलिक में क्रोध भी ज्यादा होगा, जब वो कोई गुस्सा करेगा तो उसकी एनर्जी नॉन मांगलिक पर जब उसका किसी भी रूप में, क्रोध में या किसी अन्य रूप में अटैक होगा तो वो उसको सहन नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो डिप्रेशन में जा सकता है, तनाव में जा सकता है, तनाव में जाकर वो कोई ऐसी घटना कर सकता है सुसाइड जैसी। इसलिए ये कहा हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि अगर ऐसा कर दिया तो निश्चित रूप से कि उसकी भाई एक की मृत्यु की हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जब मांगलिक की मांगलिक से करने का लॉजिक ये है कि उसकी एनर्जी है वो भी मांगलिक है, तो दोनों की एनर्जी बैलेंस हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, और उसमें भी उसी तरह की पावर सहने की होती है, तो उनकी लाइफ में काफी हद तक स्मूथनेस आ जाता है। इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक ये है, जबकि मिथक ये जोड़ दिया जाता है, डरा दिया जाता है कि ऐसा होता है मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक के साथ की जाती है तो एक की मृत्यु हो जाती है। वो ऐसा कोई कारण नहीं है, साइंटिफिक लॉजिक और कारण यही है। और इनके समाधान भी आज के वैज्ञानिक युग में बहुत सारे हैं कि क्रोध को किस तरह कंट्रोल किया जाए और रिलेशनशिप को कैसे, इसके भी बहुत सारे उपाय, रेमेडी और वैज्ञानिक तरीके हैं जिनसे आप समाधान कर सकते हैं। तो इस विषय में
डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोशिश ये करे कि मांगलिक के साथ ही की जाए, ताकि उनकी एनर्जी बैलेंस रहे और हमें और दूसरी रेमेडी या अन्य उपाय या कोई साइंटिफिक जो उपाय है वो करने की आवश्यकता नहीं पड़े। सर, मूविंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, और मैं एक अहम टॉपिक लेना चाहूंगा, काल सर्प दोष। सर, ये क्या है, कैसे होता है, और इसके बारे में सर डिटेल में सर बताइए। ये काल सर्प दोष भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो दोष है, और जब किसी कुंडली में ये दोष होता है, दोष ये बनता किस तरह है, जब राहु और केतु ये दो प्लेनेट है, जब सभी प्लेनेट इन दोनों राहु और केतु प्लेनेट के मध्य में आ जाते हैं तो ये काल सर्प दोष बनता है। और राहु और केतु किस भाव में, उस हिसाब से जब ये स्थिति होती है इनकी, उसी आधार पर काल सर्प दोष होते हैं। वो 12 तरह के माने गए हैं। जब किसी ये पूर्व जन्म के कर्माज के आधार पर कुंडली में एक काल सर्प दोष बनता है, जिसके कारण उसके लाइफ में, जैसे कई बार ये देखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति के कैरियर में बड़ी समस्या आ रही है, कोई प्रतियोगी परीक्षा में पॉइंटों से रह जाता है, किसी के बिजनेस में फ्लॉप हो जाता है। ये सारी चीजें उसके काल सर्प दोष जो 12 तरह के, वो अलग अलग स्थिति के लिए अलग अलग वो होते हैं, और ये पिछले जन्म के कर्माज के आधार पर उसकी कुंडली में आते हैं। इसके उपाय, कुछ सटीक उपाय है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण उपाय ये है कि आप भगवान शिव की शरण में चले जाएं, यानी कि भगवान शिव पर जलाभिषेक करें। भगवान शिव भोले शंकर बहुत ही भोले हैं, जैसा नाम है, वो जल से ही आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। सबसे सीधा सरल उपाय ये है। इसके साथ ही आप ये कर सकते हैं कि राहु और केतु जो है, इन प्लेनेट की जो पूजा, शांति पूजा करवाई जाती है, क्योंकि ये दोष इन दोनों के बीच सारे प्लेनेट आ जाते हैं तब उत्पन्न होता है। तो इनकी जब शांति पूजा करवा दी जाती है तो काफी हद तक उस जातक की समस्याओं का समाधान हो जाता है। दूसरा, इसके साथ ये उपाय कर सकते हैं कि जो नासिक में और उज्जैन में इसके लिए विशेष उपाय किए जाते हैं, वहां पर उपाय करा सकते हैं। इनके जो रुद्राक्ष है वो धारण कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारे सिंपल उपाय है जिनको हम करके, और जो जीवन में समस्या आ रही है इस दोष के कारण हर क्षेत्र में, क्योंकि 12 तरह के दोष हैं, तो उस जातक के किस तरह का दोष है तो उससे संबंधित समस्याएं आती है, और उसका समाधान एक मात्र शिव को जलाभिषेक से भी किया जा सकता है, और इन सारी और रेमेडी है। साथ में अगर राहु केतु की पूजा, अगर कोई शांति पूजा नहीं करा सकता, तो इन दोनों के यंत्र भी आते हैं। जो यंत्र, चार्ज यंत्र होने चाहिए। मार्केट में जो आते हैं वो पता नहीं किस एनर्जी से कहाँ कहाँ तक आते हैं, तो वो हो, या किसी जो ज्योतिष है जो इस विषय में जानता है, उनसे ये यंत्र बनवाकर उनको अभिमंत्रित करवा के अपने पास रखे, तो उससे भी राहु और केतु की शांति होती है और उससे बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकता है। ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर, आपने बहुत सारी चीजें बताई और बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स पे आपने रिलेट किया एस्ट्रोलॉजी को स्टूडेंट्स के साथ, स्टडीज के साथ, मैरिज लाइफ के साथ, कैरियर के साथ, जॉब के साथ, बिजनेस के साथ, और आपने जो कुछ दोष जो अपनी कुंडली में आ जाते हैं उनसे कैसे निपट सकते हैं, और जो करंट टॉपिक्स हैं उनमें भी कैसे लोगों को हेल्प कर सकते हैं, इसके बारे में सर आपने आज बहुत सारी चीजें बताई, बहुत डिटेल में बताया। सर, बहुत अच्छा लगा पर्सनली भी, और मेरे ख्याल से जो भी ये वीडियो पॉडकास्ट देख रहे होंगे उनको भी बहुत सारी चीजें इससे ज्ञात हुई होंगी, और वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि क्या क्या चीजें हैं, एंड हाउ अ न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी का साइंटिफिक सिग्निफिकेंस, कनेक्शन क्या है, और कैसे जो रेमेडीज आपने बताई वो उनके हेल्पफुल हो सकती है, उनको फायदा दे सकती है विद द साइंटिफिक जो आपने रिलेट किया उससे। तो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं चाहूंगा कि हम आगे भी एक सब टॉपिक्स पे भी हम इस पे डिटेल में पूरा का पूरा वीडियो बनाए, पॉडकास्ट बनाए, जिससे जो है डिटेल में बाकी भी जो है चीजें जो है, कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी लोगों तक पहुंच सके। तो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप क्या एक वो मैसेज देना चाहते हैं योगी राम के सभी व्यूअर्स को, और ये वीडियो जो भी देख रहे हैं उनके लिए। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। और इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के आधुनिक युग में लोग भागम भाग की जिंदगी में एस्ट्रो से भूलते जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा में अगर एस्ट्रो को, ज्योतिष को, न्यूमरोलॉजी को शामिल कर लिया जाए, वास्तु को शामिल कर लिया जाए, तो उसको बेहतर परिणाम देखने को मिल सकता है। मैंने अपने खुद जीवन में सबसे पहले रेकी से अपनी आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की थी, और जब मैंने अपने ऊपर इसके प्रैक्टिकली प्रयोग करके देखकर मेरे को बेहतर परिणाम प्राप्त हुआ।
हालांकि मैं एमएससी केमिस्ट्री साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं भी पहले इसमें बिलीव कम करता था, लेकिन जब मैंने रेकी में, जब हमारे दिल्ली में एक रेकी हीलिंग फाउंडेशन है जिसके हमारे गुरुजी है NK शर्मा सर, उनसे जब मैंने रेकी के साइंटिफिकली जो तरीके देखे, तब मेरा स्पिरिचुअल की तरफ ध्यान बढ़ा और धीरे धीरे मैं न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो इनमें प्रवेश किया और अपने ऊपर जब प्रैक्टिकल किया, बेहतर परिणाम प्राप्त हुए। तो मेरे को लगा कि मेरे को और सीखना चाहिए और मैंने इसकी और विधाओं के अंदर प्रवेश किया, मेरे को बेहतर परिणाम प्राप्त किया और मैंने इतने लोगों, मेरा खुद का एक ग्रुप भी बना हुआ है ज्योतिष परामर्श जरा हटके, उस पर भी मैं लोगों को लाभान्वित कर रहा हूँ। और शिक्षा में अभी कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल भी हमारा आया था कि ज्योतिष का शिक्षा में महत्व, और उसमें ये इसी तरह के तरीके बताए गए किस तरह शिक्षा में जो हम ज्यादा से ज्यादा सक्सेस रेशो एस्ट्रो का उपयोग करके, वास्तु का उपयोग करके और न्यूमरोलॉजी का उपयोग करके कैसे बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मैं सभी को ये कहना चाहूंगा कि आप इनको सही तरीके से उपयोग करें, जो भी उपाय करें उनको एकमात्र या थोड़े समय के लिए नहीं, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे उसके आपके साइन हो, आपका नाम हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपकी कुंडली के अलावा भी। अगर कुंडली के साथ साथ इन सभी चीजों को ध्यान देते हुए इन के अनुसार हम अपनी जो चीजें हैं उनको सही कर लें, तो हमें हमारे जीवन में जो समस्या आ रही, जो स्ट्रगल आ रहे हैं, वो खत्म हो सकते हैं। और शिक्षा से संबंधित उसमें बात करें तो उसमें जो आउटपुट मिलेगा, बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, बच्चों को कंसंट्रेशन मिल सकती है और वो आगे बहुत ही आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। कहा जाता है कि कर्म तो प्रधान है, लेकिन अगर एक तो सफलता मिले झटके खाकर और एक आपको ऐसी टिक्स मिल जाए आसानी से सफलता मिल जाए, अंतर यही है। लेकिन आप कर्म भी करें, कर्म प्रधान है, लेकिन आपके साथ कुंडली में, आपके साइन में, आपके मोबाइल में, आपके नाम में क्या क्या है उनको भी जरूर फाइंड आउट करके, अगर उनमें कोई नेगेटिव चीज है तो उनको रिमूव करें और अपनी सफलता के संघर्ष को कम करें। मैं यही कहना चाहूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, आभार।